Hello students, in this video we will discuss about our cell organelles that are endoplasmic reticulum and Golgi bodies. आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो क्लास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा प्लांट्स और एनिमल सेल के कि हमने एक ऑर्गेनेली का नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्लास सबसे पहली बात ये क्या बनाता है, ये एक नेटवर्क बनाता है हमारी सेल के अंदर। नेटवर्क बनाता है किसका? ये नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जो हमारे न्यूक्लियस के पास होता है। देखो इस तरह से ड्रॉ किया था हमने, सेल बनाई थी, सेल के सेंटर में हमने दिखाया था न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने इस तरह से क्या दिखाया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारी क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्लास देखो, सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है, ये ऑल सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट कुछ सेल को छोड़कर। कौन कौन सी? जैसे आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेली जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, देखो इसके बाहर मेम्ब्रेन है ना, तो जिस भी ऑर्गेनेली के बाहर मेम्ब्रेन होगी ऐसी कोई भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है। इसके अलावा आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो हमारे ब्लड के अंदर होती है, उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है। आरबीसी एक अपने तरफ से एक अलग सेल है जहाँ पे ना न्यूक्लियस होता है, ये यूकेरियोटिक सेल है, पर यहाँ ना न्यूक्लियस है ना ही यहाँ पर क्या है, आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। और ये ऐसा क्यों होता है आरबीसी में? प्लस आरबीसी को क्या करना होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है आपकी बॉडी के अंदर। जो हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रांसपोर्ट करे, इसीलिए आरबीसी के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं मिलती है, ना वहाँ न्यूक्लियस है ना वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब बात करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्लास उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्ने क्या होते हैं? देखो क्लास, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया इस तरह से, क्या है यहाँ पे? पैरेलल ट्यूब्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। और इनको जब कनेक्ट करने का काम कर रही हैं, दीज आर द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? जो इनको कनेक्ट करने के लिए ट्यूब्स का एक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें कहेंगे सिस्टर्ने, और सॉरी ट्यूब्यूल्स। और ये जो होते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं सिस्टर्ने। और वेसिकल्स होते हैं इस तरह से गोल गोल, जो स्पैरिकल शेप में होते हैं, ये क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। इन्हें पूरा नेटवर्क बनाते हैं तीनों मिलकर, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स, RER एंड SCR। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक, आर वर्ड इज यूज हो। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ER, E से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम, तो बन गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं अगर हम S को क्या बोलते हैं? स्मूथ। R से रफ तो S से स्मूथ, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो क्लास, एंडोप्लाज्मिक में क्यों कोई रफ होता है और कोई स्मूथ क्यों होता है? तो देखो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। तो देखो किसी के ऊपर अब ये राइबोसोम प्रेजेंट हो गए, अब उसका सरफेस क्या नहीं रहा? स्मूथ नहीं रहा, अब वो कैसा बन गया है? रफ सा हो गया है, कि उसके ऊपर देखो क्या प्रेजेंट हो गए हैं? राइबोसोम्स आ गए हैं, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, देखो एकदम स्मूथ सा सरफेस है, कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे हम फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम करती है? देखो, किसी भी ऑर्गेनेली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उसके बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद आपको उसके थोड़े बहुत टाइप अगर हैं तो कुछ पता होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि वो काम क्या करती है। तो सबसे पहली बात होती है क्लास, ये किस में हेल्प करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करवाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो कैसे प्रेजेंट थी ये, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद क्या प्रेजेंट थी? आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट थी, और फिर उसके बाद आपकी गोल्जी एपेरेटस प्रेजेंट होता है। जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो, न्यूक्लियस में कोई भी चीज़ बनी, न्यूक्लियस ने कोई भी चीज़ बनाई, वो किसको देगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको दे देगी? आपके गोल्जी एपेरेटस को। तो ये किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में हमारी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम, यानी हमारा जो ब्लड हार्ट वाला सिस्टम होता है ना, वो हेल्प करता है। इसीलिए कई बार आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और क्या कहते हैं? सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्लास, अब आपको मैंने बोला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं? याद रखना, राइबोसोम हमेशा प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन बनाने में हेल्प करने के लिए हम दूसरा फंक्शन क्या बता सकते हैं? दे हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद क्लास, SCR का भी कोई फंक्शन होगा। देखो, बिना किसी यूज़ के तो कोई चीज़ होती नहीं है ना। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या बनाने में हेल्प करती है? लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है? लिपिड। अब याद करो, जो आपका सेल मेम्ब्रेन था, जो हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, वो किस किस से मिलके बना था? लिपिड और प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन वॉज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन ना, जो हमने इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसके बीच बीच में प्रोटीन थे। तो अब देखो, इधर यहाँ प्रोटीन भी बन रहा है, लिपिड भी बन रहा है, तो हम एक फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या बता सकते हैं? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है बनने के लिए। और इसको अगर और उसमें बात करें तो हम बोलते हैं membrane biosynthesis. It also helps in membrane बायोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना। मेम्ब्रेन को बनाने में भी कौन हेल्प करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है मटेरियल के, जिसके लिए आपने उसे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल बोला। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्लास, एक और इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है, जो ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो और एक और चीज़ में हेल्प करता है। लिवर के अंदर, जब लीवर सेल के अंदर अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है तो ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हेल्प करता है। देखो आप लोगों क्या देखो, टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक मतलब जहरीला, कि ड्रग्स के अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह, जो भी कोई भी केमिकल आप अपने फूड के साथ ले रहे हो या कोई दवाइयाँ ले रहे हो या कुछ भी है जिनमें केमिकल्स होते हैं, उनके वो टॉक्सिक होंगे केमिकल हमारी बॉडी के लिए, ऑब्वियस है। तो उनको डिटॉक्सीफाई यानी उनकी टॉक्सिसिटी को कम करने का, ख़त्म करने का काम भी कौन करता है?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पे? हमारे लिवर के अंदर। क्लास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लिवर कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारी अगली सेल ऑर्गेनेल की, डेट इज गोल्जी एपेरेटिस, या फिर कई बार हम इसे बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम कैमिलियो गोल्जी। क्या नाम था उनका? कैमिलियो गोल्जी। क्लास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर। मैंने शायद आपको बताना रहे क्या था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर। इट्स पॉटर, नॉट हैरी पॉटर वाला पॉटर। इट्स पॉटर एंड कैमिलियो गोल्जी। अब बात करते हैं गोल्जी एपेरेटिस होता क्या है। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या था? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। यहाँ क्या होता है? इट कंटेन्स ओनली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। बट आपने पढ़ा सिस्टर्ने वो थे जो पैरेलली स्टैक्ड थे, और ट्यूब्यूल्स इनको इंटरकनेक्ट करने का काम कर रहे थे, और वेसिकल्स स्पैरिकल थे। बट यहाँ क्या होता है? यहाँ पर ट्यूब्यूल्स अपने आप को इस तरह से पैरेलली अरेंज कर लेते हैं। ट्यूब्यूल्स अरेंज करते हैं कि वो किसकी तरह दिखाई देते हैं? सिस्टर्ने की तरह दिखाई देते हैं। ट्यूब्यूल्स अपने आप को, जैसे केक होता है, स्टैक होता है एक के ऊपर एक, उस एक के ऊपर एक इस तरह से पैरेलली अरेंज कर लेते हैं। कौन? अपने आप को ट्यूब्यूल्स। वो किस तरह से दिखाई देने लग जाते हैं? सिस्टर्ने की तरह। बट एक्चुअली यहाँ पर सिस्टर्ने नहीं होते हैं। इट कंटेन्स ओनली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। क्या होते हैं यहाँ पर? वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो क्लास अब बात करते हैं सेम वही, ये भी किस में नहीं होगा? ना ही आपकी आरबीसी में होता है, और ना ही आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। दोनों में ही ये भी ऑर्गेनेल गोल्जी एपेरेटिस भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या होता है गोल्जी का? ये सिक्रीशन में हेल्प करती है। इट इज़ अ सिक्रीटरी ऑर्गेनेल। ये किस किस चीज़ के सिक्रीशन में हेल्प करती है? म्यूकस, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब सिक्रीटरी मटीरियल्स होते हैं। इन सबको कौन सिक्रीट करवाता है? आपकी गोल्जी एपेरेटिस। गोल्जी एपेरेटिस का सबसे मेन काम एक होता है पैकेजिंग का। आपसे अगर पूछा जाता है तो इसके लिए क्या ही पूछा जाता है? इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ मटीरियल्स। ये किसी भी मटेरियल को पैकेज करने में हेल्प करती है। देखो, मैंने बोला कि सबसे पहले मान लो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन होता है? गोल्जी एपेरेटिस होता है। न्यूक्लियस से मटेरियल आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो ट्रांसपोर्टेशन करना था, उसने किसको दे दिया? गोल्जी को। गोल्जी क्या करती है? उस मटेरियल को अच्छे से पैक कर देती है इन देयर वेसिकल्स। उनको अच्छे से पैक कर देती है, और पैक करने के बाद अब वो मटेरियल रेडी है किसके लिए? कि वो सेल के बाहर या अंदर जा सकता है, सेल से एग्जिट और एंटर कर सकता है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कौन हेल्प करता है? आपकी गोल्जी एपेरेटिस हेल्प करता है। जो गोल्जी होता है उसके दो फेज होते हैं, सिस एंड ट्रांस। गोल्जी एपेरेटिस कंटेन्स टू फेज, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सो स्टूडेंट्स, एक डायग्राम से समझते हैं हम सिस और ट्रांस को। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस। मैंने बोला न्यूक्लियस से कौन अटैच्ड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी अपनी कुछ बनाएगा, और वो किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा? गोल्जी को। तो जिस फेज से गोल्जी रिसीव करता है किसी सामान को, वो क्या होता है? इसका सिस फेज। अब ये ऊपर से किस शेप में होता है? कॉन्वेक्स। देखो, ये कॉन्वेक्स होता है, और ये क्या होता है? कॉनकेव। तो ये जिस फेज से इसको रिसीव करता है, ये क्या होता है? इसका सिस फेज, और जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज। यानी वो जहाँ पे बनने का, यहाँ पे से एंटर करता है,
फिर अब ये गोल्जी क्या करेगा, उसे अच्छे से पैक कर देगा और फिर यहाँ से अपने वेसिकल्स के थ्रू अब ये मटेरियल रेडी है सेल से बाहर और अंदर सेल से बाहर जाने के लिए। तो जहाँ से ये पूरा निकलता है बनकर, उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेज या फिर मैच्योरिंग फेज़। यानी यहाँ पे वो मैच्योर हो गया कोई भी सामान, अब वो रेडी है। तो इसका एक फेज होता है सिस, जो बनाने का काम, जहाँ से एंटर करेगा दैट इज सिस फेज, और जहाँ से एग्जिट करता है सामान अच्छे से पैक होकर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार रिवाइज करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसने यहाँ कोई भी सामान को पूरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। गोल्जी क्या करता है, फिर उस चीज़ को पैकेजिंग में हेल्प करता है, पैकेज कराता है ताकि क्या हो सके, वो चीज़ सेल से अब बाहर एग्जिट करने के लिए रेडी है। तो क्लास, दिस वॉज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी क्वेरीज है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।